Assalamu alaikum students, how are you, and welcome back to Bionic Brain channel. And we are discussing about the protozoa, and today we will discuss about the economic importance of protozoa. So Bismillahirrahmanirrahim, with the name of Allah Almighty we start our topic economic importance of protozoa, कि प्रोटोज़ोआ किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, और किस तरह से हमारे लिए जो है वो हार्मफुल है, ठीक, इनको हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, यानी कि ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फूड की. फूड में जो प्रोटोज़ोआ है ये बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए फूड का बाइस होता है, यानी कि जैसे कि मेरीन इन्वायरमेंट है उसके अंदर कुछ प्रोटोज़ोआ की स्पीशीज़ होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं जिनको फ़िशेस फीड करती हैं, ठीक है, यानी कि उन प्रोटोज़ोआ को फ़िशेस फीड करेंगी, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यानी फ़िशेस फीड करेंगी और फिर बाद में फ़िशेस को ह्यूमंस जो है वो फीड करेंगे, ठीक है. तो इस तरह से प्रोटोज़ोआ जो है वो एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है फॉर द ह्यूमंस, यानी कि अगर फ़िशेस इनको फीड करेंगी तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगी और फिर उनको ह्यूमंस जो है वो एज ऑन फूड यूज़ कर सकेंगे. तो इस तरह से ये एक फूड चेन जो है वो डेवलप करता है प्रोटोज़ोआ. सेकेंड, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर इसकी या कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल में इसका क्या रोल होता है. तो कुछ ऐसी प्रोटोज़ोआ की टाइप्स होती हैं जिनके स्केलेटल रिमेन्स, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाती है या जिस भी वो एरिया के पे मौजूद होते हैं तो वहाँ पे उनके स्केलेटल रिमेन्स होते हैं जिन पर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस के ज़रिए जो है वो लाइमस्टोन की प्रोडक्शन होती है और फिर वो लाइमस्टोन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए. और आपको पता है सीमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है बिल्डिंग्स की फॉर्मेशन के लिए और एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे जो है ये काम करता है. नेक्स्ट आई वो टॉक अबाउट द ऑयल एक्सप्लोरेशन. ऑयल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, ठीक है. एक्सप्लोर मीन टू फाइंड आउट, ठीक है, मतलब मोर फाइंड आउट. तो कुछ ऐसे प्रोटोज़ोआ होते हैं कि जिनके जो शेल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोरामिनीफेरडिया, ठीक है, ये एक प्रोटोज़ोआ है. इसका जो शेल होता है, ठीक है, यानी कि जब ये फॉसिलाइज्ड होता है, यानी कि जब इसकी डेथ होती है तो इसके जो शेल्स होते हैं वो फॉसिलाइज्ड होते हैं और उन फॉसिलाइज्ड जो शेल्स होते हैं उनको हम ऑयल डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है. फिर उसके अलावा कुछ प्रोटोज़ोआस जो है वो ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन जब वो करते हैं तो इस तरह से वो रोल प्ले करते हैं इन द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं. जब भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ की सरफेस से तो वो अनरिफाइंड होता है, वो अनक्लीन्ड होता है, उसके अंदर बहुत से यूजलेस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते. तो इसीलिए उसकी रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं जिसके ज़रिए से फिर हम इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. नेक्स्ट आई वो टॉक अबाउट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं. तो ये इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपको पता है कि इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि एनिमल्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन को हम इकोलॉजी कहते हैं. उन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प करते हैं. उसके अलावा बायोलॉजिकल रिसर्चेज़ में इनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, जैसे सेल बायोलॉजी है, सेल की स्टडी है, एवोल्यूशन है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ओरिजिन हुआ है, किस तरह से वो मॉडिफाइड हुए हैं, जेनेटिक्स यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स के किस तरह से करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये होती है जेनेटिक्स, ठीक है. तो इन तीनों फील्ड्स के अंदर जो है वो बायोलॉजिकल रिसर्चेज़ के लिए इनको प्रोटोज़ोआ को यूटिलाइज़ किया जाता है. और उसके अलावा बायो माइक्रोबियल इंट्रैक्शन, यानी कि ये किसी वाटर के अंदर या फिर प्लस सॉइल के अंदर जो है जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उसको भी रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट कंट्रोल पे. तो ये एज एन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं. आपको पता है कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करते हैं. तो ये एज एन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स काम करते हैं. कुछ इंसेक्ट्स के लिए ये जो है वो थ्रेट होते हैं, उनको किल करते हैं और जो है वो इन्वायरमेंट को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द
डेट इज़ द हार्मफुल मीन कि किस तरह से जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि आपको पता है कि कुछ ऐसे बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं। उन ऑर्गेनिक मैटर की जो ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वो बैक्टीरियाज जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना है और जो न्यूट्रिएंट्स उनको रिलीज़ करना है ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये उन बैक्टीरियाज के ऊपर फीड करते हैं, उनको किल करते हैं या उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं उनको, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है सॉइल के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जिस तरह से हम पहले सॉइल से बेनिफिट्स ले रहे थे अब वो हमें नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है सॉइल के अंदर वो ख़त्म हो चुका है या कम हो गया है। फिर उसके बाद ये जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है उसको भी चेंज कर देते हैं, सॉइल की पीएच को भी चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से ये सॉइल के लिए हार्मफुल होते हैं। सेकेंड, ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, यानी कि ये जो है वो यूट्रोफिकेशन करते हैं, यानी कि जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो हैं या कोई वेस्ट मटेरियल हम फेंकते हैं या जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एल्गल ब्लूम बन जाएगा, ठीक है, एल्गल ब्लूम बन जाएगा। एल्गल ब्लूम बनेगा, एक तो इसका नुकसान ये होगा कि जो सनलाइट है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी वाटर के अंदर, तो जो लाइफ सनलाइट पे डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट ये, और सेकंड ये कि इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर के अंदर। और आपको पता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जब उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाता है। वुडन आर्टिकल्स है, यानी कि ज़्यादातर प्रोटोजोआ जो डैम्प इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो जो है ये वुडन आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटोजोआ है, ठीक है, वो जैसे कि फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है ये रहते हैं टर्माइट्स जो हैं उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। और फिर टर्माइट्स जो हैं वो आपको पता है लकड़ी का कीड़ा होता है जो कि लकड़ी को खा जाता है, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेट्स टर्माइट्स के अंदर रहते हैं और टर्माइट्स की जो कैपेबिलिटी होती है वुड को डाइजेस्ट करने की उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द, ठीक है, फूड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रोफिकेशन जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है, यानी कि एल्गल ब्लूम की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन करते हैं। एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वाटर के अंदर वो कम हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर उनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिशेज़ हैं, उनकी डेथ हो जाएगी तो एक तो हमें फूड की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी ह्यूमंस के लिए, और सेकंड हमें इकोनॉमिक लॉसेस भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आई वो टॉक अबाउट द डिजीज़, ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ को भी कॉज करते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ डिजीज़ की बात करें तो वो एमोबियासिस, ठीक है, एमोबियासिस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एंट एमोबा हिस्टोरिका कॉज करता है, जो कि एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये जो है वो पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होती है और पर्सन का जो है वो वेट लॉस हो जाता है क्योंकि उसको भूख नहीं लगती है, वो कुछ खा नहीं रहा होता है, और जो पहले से मौजूद उसकी बॉडी के अंदर फूड होता है, ये जो भी स्टोर्ड फैट्स वगैरह होते हैं वो भी यूटिलाइज हुए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो है वो वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद हम सेकेंड डिजीज़ की बात करेंगे, डेट इज़ द डायरिया। डायरिया जो है वो गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है ये प्रोटोजोआ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होता है। ये जो है वो डायरिया कॉज करता है। डायरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और ये फूड पॉइजनिंग की वजह से, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड को यूटिलाइज़ करने की वजह से जो है ये डायरिया होता है। स्पेशली डायरिया की जो रेशो होती है वो उन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जिन एरियाज़ के अंदर कोई भी प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। और इसके जब ये डायरिया होता है तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको लूज़ मोशंस लगते हैं, ठीक है, लूज़ मोशंस लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी बॉडी से जो वाटर होता है वो उसका लेवल जो वाटर निकल जाता है और
वाटर बहुत कम रह जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल होता है वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसकी बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसको डाइट में ज़्यादातर फ्रूट्स दिए जाएँ जिनके अंदर जो कि ज़्यादा वाटर कंटेन करते हैं। स्टे हाइड्रेटेड उनको रखा जाए थ्रू द जूसेस के ज़रिए, वाटर के ज़रिए जो है उसको हाइड्रेटेड रखा जाए, क्योंकि लूज़ मोशंस की वजह से वाटर उसकी बॉडी से रिलीज़ होता रहता है और वो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द थर्ड डिजीज़, दैट इज़ द ट्राइपैनोसोमियासिस। ये जो डिज़ीज़ होती है ये ट्राइपैनोसोमा कोज करता है और ये भी जो है ये भी एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये डिज़ीज़ कॉज करता है ट्राइपैनोसोमा। अब ये जो ट्राइपैनोसोमा होता है, ठीक है, सबसे पहले ये सेटसी फ्लाई को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। फिर सेटसी फ्लाई से जो है के बाइट के ज़रिए से ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होता है और जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिज़ीज़ जो है ये कॉज कर देता है, ठीक है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि डेजीनेस हो जाती है, ठीक है, स्लीपिंगनेस जो है वो हो जाती है और आपको ठीक तरीके से नींद नहीं आती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही आप उसको परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो मलेरिया है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जो एक ये भी फ्लैजिलेट जो है वो प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया कॉज करता है। ये जो है वो लीवर सेल्स और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ह्यूमंस के, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो फीवर होता है, चिल होता है, यानी कि अचानक सर्दी लगना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग, ठंडे पसीने आते हैं, हेडेक और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पेन होती है और स्पेशली जो है वो सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ डिजीज़ की, डेट इज़ द टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से होता है। ये स्पोरोजोआ जो है वो पैरासाइट होता है, ठीक है। और ये जो है ये डिज़ीज़ पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती है, ठीक है, यानी कि अगर पोल्यूटेड वाटर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये डिज़ीज़ जो होती है वो मदर से फीटस के अंदर जाती है, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ये जो डिज़ीज़ होती है ये मदर से फीटस के अंदर जाती है, ठीक है। फीटस जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ज़्यादातर जो फीटस होते हैं वो डेथ हो जाती है। बहुत कम फीटस ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो डेथ नहीं होती। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, अगर उनकी बर्थ हो जाती है तो फिर उनके अंदर सीवियर प्रॉब्लम्स होंगी, ब्रेन की, आइज़ की, किडनीज़ की, स्प्लीन की, ब्लड की, लीवर की, ये सीवियर प्रॉब्लम्स जो हैं उनके अंदर अपीयर होंगी अगर उनकी बर्थ हो जाती है, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो दीज वर द डिजीज़ेस, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेट इज़ द लोकोमोशन इन द प्रोटोजोआ। के प्रोटोजोआ के अंदर लोकोमोशन के कितने पैटर्न्स होते हैं? तो प्रोटोजोआ के अंदर जो है वो लोकोमोशन के 4 पैटर्न्स होते हैं। एक प्सीडोपोडिया जो है वो लोकोमोशन होती है, ठीक है, और सेकंड जो है वो हमारे पास फ्लैजुलर लोकोमोशन होती है, सिलरी लोकोमोशन होती है और रिगलिंग लोकोमोशन होती है। अब प्सीडोपोडिया लोकोमोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए पहले फ्लैजुलर लोकोमोशन को डिस्कस करते हैं। जो फ्लैजुलर लोकोमोशन होती है ये मैंने आपको बताया कि जो फ्लैजिला होते हैं ये बहुत कम होते हैं, फ्यू नंबर होता है इनका, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 1 फ्लैजिला मौजूद होगा, किसी के अंदर 2 मौजूद होंगे, किसी के अंदर 3 मौजूद होंगे। तो इस तरह ये लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो इनका नंबर में जो है ये कम होते हैं, ठीक है, और ये बॉडी के सरफेस से बाहर निकले होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी से ये देखिए इस तरह से जो है ना, ठीक है, इस तरह से ये फ्लैजिला जो है वो एक्सटेंड हुआ होगा उसकी बॉडी के सरफेस से बाहर, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जब स्लाइड करती हैं, ठीक है, स्लाइड करती हैं जब ये, तो इनकी स्लाइडिंग की वजह से वेव्स जनरेशन होती हैं, ठीक है। वेव्स जो है इसकी बॉडी के अलोंग प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उन वेव्स की जनरेशन की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। जब उनकी स्लाइडिंग होती है तो उसकी स्लाइडिंग की वजह से वेव्स की जनरेशन होगी इसकी बॉडी के इर्द गिर्द, ठीक है, और उसके नतीजे में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल, तो ये स्विम करता है, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना है, तो ये अब इसकी मदद से जो है वो वाटर के ज़रिए वाटर के अंदर जो है वो स्विमिंग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आई वो टॉक अबाउट जो यूग्लिना होता है इसके अंदर 1 फ्लैजिला मौजूद होते हैं।
अब हम बात करेंगे सिलियरी लोकोमोशन की। सिलियरी लोकोमोशन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर सीलिया जो है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फाइलम सिलियोप्रा की, ठीक है, जो कि अभी हमने कल ही जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब सीलिया जो होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है क्योंकि हेयर लाइक इस तरह से जो है ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो सीलिया होता है, ठीक है, जब इनकी कोऑर्डिनेट यानी कि जो सीलिया होते हैं सारे जितने भी सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जब वो कोऑर्डिनेटली मूव करते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हैं, बीट करते हैं टुगेदर, तो उस वजह से जो है वो इनके अंदर ये लोकोमोशन जो है ये प्रोड्यूस होती है और ये ऑर्गेनिजम्स लोकोमोट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे, इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो वो दो होते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, सेकेंड रिकवरी स्ट्रोक होता है। जो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है इसमें क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं वो सरफेस से बाहर इस तरह से एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, और उन पे और फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर जो सीलिया वो इस तरह से बाहर की तरफ स्ट्रेट हो जाएंगे यानी कि एक्सटेंड कर जाएंगे, ठीक है, और उनके ऊपर और फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। और अगर सीलिया जो है वो पीछे की तरफ बेंड करते हैं, यानी कि एक्सटेंड का मतलब होता है बाहर निकलना, बेंड का मतलब पीछे जाना, अगर सीलिया जो है वो अपनी बैकवर्ड मूव करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आते हैं तो उसको हम रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। अगर एक्सटेंड करते हैं तो उसको हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं, अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ पीछे बैक मूव करते हैं तो उसको हम रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। जब ये जो सीलिया है जब ये कोऑर्डिनेट बीटिंग करते हैं यानी कि जब ये इकट्ठे बीटिंग करते हैं तो इनकी बीटिंग की वजह से जो है वो वेव्स जनरेट होती हैं और वो वेव्स की वजह से वो जो सेल होता है यानी कि जैसे यूग्लिना है, ठीक है, या कोई और जैसे पैरामीशियम है, ठीक है, तो जब वेव्स की जनरेशन होगी तो जो पैरामीशियम का क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक सेल पर मुश्तमिल है तो फिर वो मूव करेगा। आप इधर ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास आ जाती है सेकेंड टाइप ऑफ लोकोमोशन दैट इज़ प्रेजेंट इन द फ्लैजिला। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ लोकोमोशन दैट इज़ द रिगलिंग लोकोमोशन, ठीक है। रिगलिंग लोकोमोशन में क्या होता है कि ये स्लो प्रोग्रेशन होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बहुत स्लोली जो है वो मूव करता है, ठीक है। अब इसमें मोशन में जो क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के ऊपर जितने भी मसल्स मौजूद होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, एक्सपैंड करेंगे या रिलैक्स करेंगे। एक्सपैंड और रिलैक्स का मतलब एक ही होता है, ठीक है। उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वेव्स की जनरेशन होगी और उस वेव्स की जनरेशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करेगा। मीडियम जो है यानी कि ये सरफेस भी हो सकती है, ठीक है, और ये सोइल भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, जब उसकी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे तो वेव्स की जनरेशन होगी, वेव्स की जनरेशन होगी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सरफेस और सोइल पे से मूव कर सकता है। अब उस दिन जो है वो जब हम फाइलम पढ़ रहे थे, फाइलम्स पढ़ रहे थे जब हम प्रोटोजोआ के, तो उसमें हमने जो पसीडोपोडिया था उसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, पसीडोपोडिया के टाइप्स को, लेकिन आज फिर हम इधर इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टॉक अबाउट व्हाट इज़ दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द पसीडोपोडिया, ठीक है। पसीडोपोडिया जो है वो भी एक लोकोमोटरी जो है वो पैटर्न होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है, जो कि लोकोमोशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसकी टाइप है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया में क्या होता है कि थिन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो इस तरह से सरफेस से बाहर जो है वो निकली हुई होती हैं, डेट कैन ब्रांच आउट, जिन्होंने बाहर निकल के ब्रांचेस जो है वो बनाई हुई थी, ये देखें इस तरह से ये होता है फिलोपोडिया, जो कि लोकोमोशन ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द पसीडोपोडिया दैट इज़ द लोबोपोडिया। लोबोपोडिया में जो है वो क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह से ये देखें जैसे कि ह्यूमंस की फिंगर होती है ना, ठीक है, तो इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह से जो है ये बाहर निकली हुई होती हैं, जैसे कि हमने एमोबा की एग्जाम्पल बनाई है, ठीक है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म होता है, एक एंडोप्लाज्म होता है। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो एंडोप्लाज्म होता है ये फ्लूइड इन नेचर होता है। जब इनका साइटोप्लाज्म मूव करता है तो उसी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म मूव करता है, जिस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वो ऑर्गेनिज्म मूव करेगा।
नेक्स्ट इज़ द रेटिकुलोपोडिया, ये थर्ड टाइप ऑफ जो है वो प्सीडोपोडिया है। ये नेट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल प्सीडोपोड यूनिट्स जो होते हैं उनकी कंबाइन होने से, उनके फ्यूजन से बनते हैं, ठीक है। जिस तरह के ये देखिए इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ये बाहर नेट लाइक जो है ये सीरीज़ बनी हुई है जो कि इस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करती है, और ये रेटिकुलोपोडिया होता है। अब फोर्थ टाइप ऑफ जो प्सीडोपोडिया ये ऑक्सोपोडिया है, ठीक है। ये लॉन्ग थिन स्टेबल एक्सटेंशंस होती हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये देखें जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो ये थिन और लॉन्ग एक्सटेंशंस, ये देखिए ये थिन है, ठीक है, और ये लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ उसकी सेल मेम्ब्रेन से इस तरह निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सोपोडिया कहते हैं, ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स की जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ ही जो है वो हमारा प्रोटोजोआ का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन द लेक्चर्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और tomorrow we will start the next chapter inshallah. And if you like my video, please like, subscribe and share my channel, and connected with me till the next video. Okay, Allah Hafiz.